यासीन आजाद साहब, जब नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी तो जाहिर सी बात है आपकी गिरफ्तारी पक्की है, यकीनी है। लेकिन क्या ऐसे में कोई भी जो है वो कानूनी राह आपको निकलते हुए नजर आती है किसी भी शख्सियत के हवाले से या बिलखुसूस किसी भी सियासी लीडर के हवाले से, या फिर गिरफ्तार आपको पहले होना पड़ता है उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन जो है वो आगे अपना रास्ता निकालती है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त एक जो है वो 10A की बात कर रहे थे। हाँ जी। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी कोर्ट में केस चलाए गए हैं, क्या इन्होंने उस प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? नंबर 1, अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पूरा का पूरे केस में अपने वकील को इंगेज किया, अपने डिफेंस में सारा कुछ किया, तो इसका मतलब है कि 10A की कोई वालिशन नहीं की गई। उनको फुल अपॉर्चुनिटी दी गई कि अपने आप को साबित करें कि वो इनोसेंट हैं। अच्छा, आप इनोसेंट प्रूव करने के लिए देखें, हम जब बहस करते हैं तो क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट जो है बिल्कुल अलग है। क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट ये है कि एविडेंस के दौरान अगर ये बात आ जाए और एविडेंस के अंदर अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो उस कंट्राडिक्शन का मेन बेनिफिट अक्यूज को दिया जाता है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को, जिस तरह आज मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को बरी किया गया और हमारे दोस्त ये कहते हैं कि कोई फैसलाबाद में था, कोई एबटाबाद में था और उनको सज़ाएं हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, तो जो कुछ 9 मई को हुआ है, क्या इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में 9 मई जैसा कोई वाक़या हुआ है क्या? और अगर 9 मई का वाक़या हुआ है तो फिर आप जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछें या जरदारी साहब से पूछें, तो फिर इमरान खान साहब से भी पूछें कि 4 साल में आपने क्या किया। तो ये चीज़ें मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, चूँकि हम एक लीगल बहस कर रहे हैं और मैं लीगल बहस की तरफ आना चाहता हूँ। अगर दूसरी चीज़ों की डिटेल में जाएंगे तो हमारे लिए हमारी बहस किसी एंड की तरफ नहीं जाती। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आज के जो जजमेंट हैं वो एक ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा दी और आपने बार बार अपने प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि उनके वारंट इशू किए गए। होना ये चाहिए था कि जिस दिन जजमेंट का दिन जो मुकर्रर था उस दिन तमाम अक्यूज़ को वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए था। अच्छा। आप कानून के रखवाले हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो जजमेंट के दिन अक्यूज़ जब पार्टिसिपेट करता है पूरी प्रोसीडिंग में, तो अब उनको पता है कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए केस लगा हुआ है, तो वहाँ उनको मौजूद होना चाहिए था। लेकिन वो पहले ही भाग के कुछ लोग KPK के अंदर चले गए, जहाँ से उनको ये यकीन है कि हमें फौरी तौर पे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो जज के पास इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जजमेंट अनाउंस करे। तो जब किसी को सज़ा हो गई और वो कोर्ट के अंदर अगर मौजूद होता तो वहीं से डायरेक्ट जेल में चला जाता। सही। और अगर वो कोर्ट में मौजूद नहीं है तो उसके लिए वह कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है, वारंट इशू करे और वहाँ जहाँ कहीं से मिले उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दें। ठीक है। आज अगर यही लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाने चाहते हैं तो क्या वो अपने आप को सरेंडर किए बगैर अपील दाखिल करने की पोजीशन में हैं? ये तो इनके लीगल एक्सपर्ट इनको एडवाइस करेंगे। मैं कहता हूँ कि जब किसी क्रिमिनल केस में सज़ा हो जाए और आप अपील करेंगे तो पहले आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तब आपकी अपील। ठीक है यासीन साहब, पॉइंट आपका आ गया। अगर आप सरेंडर ही नहीं करते, मुख्तसर रखिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जब आप सरेंडर ही नहीं करेंगे, और वारंट के मतलब सिर्फ मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई आदमी अक्यूज नहीं वहाँ मौजूद तो कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेगा कि उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दें। ठीक है। तो कोर्ट को नहीं, इसमें कौन से प्रोसीजर की गलती की है वो मुझे बता दें। तो रह गया मामला कि कौन क्या है कौन नहीं है, उस बहस में अगर मैं पढ़ेंगे तो 4 साल दौर को अगर मैं रिपीट करूँगा तो बहुत भी